Hello, welcome my dear students. As till the last lecture we have studied history chapter number first. Now we will start with the political part section, and in that we will start with the chapter number first, that is working of constitution. As when we started the syllabus of the political science, in that we have studied that in this year, that is totally related with the Constitution of India and the different procedure, article and topics related to our constitution. So the first chapter is working of the constitution, how the constitution is working. ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है और क्या क्या चीज़ के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. नाउ द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हेल्प अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल्सो गवर्निंग स्ट्रक्चर created by the constitution and Indian place in international relation. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे इंडिया को गवर्न करने के अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे एक एग्जांपल है द प्रिंसिपल एंड द रूल्स विच इज़ मेड इन द स्कूल. जो रूल्स या फिर प्रिंसिपल जो स्कूल के अंदर बनाए जाते हैं वो सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के बाहर भी फॉलो किए जाते हैं. ऐसे स्टूडेंट को कहा जाता है कि बुक को सही रखना चाहिए, बुक को ख़राब नहीं होना चाहिए, नोट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए, बुक कवर होना चाहिए, कैलेंडर बराबर रहना चाहिए. तो ये स्कूल के अंदर भी रूल लागू होता है और स्कूल के बाहर भी. तो वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के आर्टिकल्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर इंटरनेशनल रिलेशंस करते समय, मतलब यानी अमेरिका के साथ कोई टॉक करते समय, मार्केटिंग करते समय, कोई बिजनेस करते समय वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं. अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ, बीच के पैराग्राफ में सेकंड लाइन पे आ जाओ. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश थ्री टाइप. व्हाट द थ्री टाइप? सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म सम्मान, मतलब ऑल रिलीजियस वर इक्वली ट्रीटेड इन आवर कंट्री. मीन्स इन आवर कंट्री देयर वर ऑल्सो द हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, पारसी पॉपुलेशन एंड डिफरेंट अदर रिलीजियस ऑफ पॉपुलेशन वर सेटल्ड. सो आवर कंट्री इज एन सेक्युलर कंट्री. सेकेंड इज ए डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. जो गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए और पब्लिक में ही बनी हुई जो सरकार होती है उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. तो पहला हो गया सेक्युलर, सेकेंड हो गया डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमने इंडिपेंडेंट लिया गया. रिपब्लिक मतलब ये पब्लिक के द्वारा बनाया हुआ कंट्री है, पब्लिक के थ्रू बना हुआ एक नेशन है. तो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. Also, it had made an extremely important provisions to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. The Indian Constitution is seen as a means through which a progressive developed society based on social justice and equality were established. हमारे यहाँ पे सामाजिक न्याय और सबको समानता, ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी पॉपुलेशन को दिया है. यानी सामाजिक न्याय, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी. सोशल जस्टिस and equality. In our country all were treated equally in the front of the Indian Constitution. Indian Constitution किसी को अलग नहीं कहता. राइट ऑफ वोट है तो सबको राइट ऑफ वोट दिया गया, राइट टू लिव है तो सबको राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन है सबको है, राइट टू लाइवलीहुड है वो भी सबको राइट्स दिया गया. तो इस हिसाब से ये चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी. अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें थी वो देखो. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. अंडरलाइन द डेट 26 ऑफ जनवरी 1950. ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था. तो बना कब था?
आप सभी ने प्रियम्बल पढ़ा होगा। अगर जैसे आप नॉर्मली किसी टीचर से या फिर कहीं से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे 26 जनवरी 1950। बट एक्चुअल डेट व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, ये बना कब था? ये बना था 26 नवंबर 1949। ये कब बना था? 26 नवंबर 1949। देन व्हाई द 26 जनवरी वाज known as the came into force? Because the 26th January is celebrated as a Republic Day. So our Indian Constitution was came into force on the date of Republic Day. तो 2 महीने का वेट किया गया 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक का, और उसके बाद इसको क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट, एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस। इन अकॉर्डेंस का मतलब क्या? इसके थ्रू, ये इसके अंदर के जो आर्टिकल, इसके बाहर गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, इसके अंदर, इसके दायरे के अंदर रह के गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In this chapter, we will take a brief overview of wide ranging of nature of Indian democracy. Important changes takes place in the Indian political process and steps has been taken to establish social justice and equality. तो इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में ब्रीफ किया गया है यहाँ पे। And this review will primarily focus on the 3 areas. One was a democracy, second one was a social justice, and third one was the judicial system. डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सोशल जस्टिस भी मैंने बता दिया है, जुडिशियल सिस्टम मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कि आते हैं हमारे कोर्ट्स। फर्स्ट वन दैट इज़ अ हाईएस्ट एंड अपेक्स कोर्ट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट, एंड देन लोअर कोर्ट इज़ अ हाई कोर्ट, एंड द बॉटम कोर्ट इज नोन एज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. So one by one we will study this topic and we will move further. Now in this, the first one is a democracy. Democracy is coming by the 3 to 4 measures, and that was, one was a political maturity, second one was a right to vote, third one was a decentralization of democracy, and fourth one is an RTI. And next, one by one we will study the topic. Democracy, in that first one is a political maturity. Democracy does not merely imply a representative structure. Representative का मतलब क्या? ये सिर्फ एक बनाया हुआ कोई पुतला या फिर कोई भी एक आइडल डमी नहीं है। डेमोक्रेसी वो होता है जो पब्लिक के लिए वर्क करता है। ऐसे एक एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हमारे वोट के हिसाब से चलती है। अगर वोट इस साल नहीं मिले तो वो गवर्नमेंट नहीं आती, नेक्स्ट ईयर फिर नई सरकार मिल जाती है 5 साल बाद। तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या कहा, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो नॉट मियरली अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, बट द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये हमें लाइव रहता है, इसके लिए हम कहते हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द गवर्नमेंट इज एन लिविंग एक्टिविटी वर्क। तो गवर्नमेंट हमेशा कार्य करते हुए होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए हमेशा। वंस दिस इज डन, डेमोक्रेसी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी। अगर एक बार ये ऐसी गवर्नमेंट हो गई तो ये हर एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अंडरलाइन द वर्ड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? द पीपल इज डायरेक्टली इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? द पीपल इज डायरेक्टली इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव in the parliament, in the state legislature and the local government. Underline the word parliament and write down there Lok Sabha and Rajya Sabha. लोक सभा, राज्य सभा कंसिस्ट द पार्लियामेंट, ये दोनों को मिला के हमारा इंडियन पार्लियामेंट बनता है। उसके बाद आता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में 2 आते हैं, मतलब जहाँ पे बाई कैमरल रूल रहेगा वहाँ पे 2 आएगा, और जहाँ पे सिंगल कैमरल रूल रहेगा तो वहाँ पे सिंगल ही रहेगा। जैसे एग्जांपल है, महाराष्ट्र के अंदर 2 है, एमएलए भी होते हैं और एमएलसी भी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जांपल गोवा की, तो वहाँ पे सिर्फ एमएलए ही होते हैं, एमएलसी नहीं होती। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को अंडरलाइन करो और वहाँ पे लिखो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, LA&LC। नेक्स्ट वन है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, म्यूनसिपालिटी हो, या फिर आपका ग्राम पंचायत हो। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? लोकल गवर्नमेंट के अंदर।
नाउ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट द रेगुलर इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग साल होते हैं, 5 साल, हमारे कंट्री के अंदर हर एक इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं। और अगर जैसे मैं बात करूँ राज्यसभा के जो मेंबर है, जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि राज्यसभा के जो मेंबर है वो हर 2.5 साल बाद उनके इलेक्शंस होते हैं, और हर 2.5 साल बाद 2/3 ऑफ मेंबर जो है वो मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से उनके इलेक्शन इंटरवल्स, तो अलग अलग इंटरवल्स दिए गए हैं। उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर मतलब आप वोट करने जाते हो, आपसे ना कोई पैसा लिया जाता है, और हर एक चीज़ आपको डिटेल बराबर पता चलती है, कौन कैंडिडेट है, कितने वोट है आपके एरिया में, किसका क्या सिंबल है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, उसके बारे में तो हर एक चीज़ें आपको बताई जाती है। तो उसका मतलब है होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन at the regular interval is an important indicator of the Indian successful democracy। यही एक सबसे बड़ा इंडिकेटर, यानी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो शो करता है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल रही है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन of the people in the political process and the political competition shows that Indian democracy has become successful to the great extent। आज हमारी इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो अलग अलग फॉर्मेशन है, जो एकदम पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, और उस इलेक्शन के बाद वो पार्टी 5 years तक अपना रूलिंग मतलब यानी गवर्नमेंट को रूल भी करती है और उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल है बहुत हद तक। इसीलिए लिखा गया है कि इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो दिस वाज अ फर्स्ट पॉइंट विच इज नोन एज अ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। नाउ सेकेंड वन, राइट टू वोट इन इंडिया, हु हैज़ द राइट टू वोट। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि what effect has been taken place after reducing the age of voting from 21 to 18। इससे क्या फ़ायदे हुए, क्या इफेक्ट पड़ा कि हमारे इंडिया की जो वोटिंग एज थी वो 21 साल से 18 साल कर दी गई, इसका क्या बेनिफिट हुआ। तो ये चीज़ के बारे में आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फर्स्ट वन सेकेंड वन, राइट टू वोट। The Indian Constitution has made the provision of the right to vote for adult। Underline the word adult। adult के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। कोई कहता है कि जो 16 प्लस होता है वो एडल्ट होता है, कोई कहता है 18 प्लस होता है वो एडल्ट होता है, कोई कंट्री में रहता है कि 21 प्लस रहता है तो वो एडल्ट होता है। लेकिन हमारे कंट्री में जो है वो पहले 21 प्लस होते थे उनको एडल्ट बोलते थे, बट नाउ वी विल नोन एज एन 18 प्लस जो भी लड़के या लड़की जो भी होंगे उनको हम एडल्ट कहते हैं, यानी बड़े उम्र में हो गए, मैच्योर हो गए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इज अ प्रोविजन फॉर द राइट टू वोट फॉर एडल्ट, नॉट फॉर द चिल्ड्रन और नॉट फॉर द टीनेजर्स। In the pre-independence period, several provision existed with restriction to the right to vote। मतलब वहाँ पे पहले रेस्ट्रिक्शन था कि शेड्यूल कास्ट वाले या छोटी जात वाले लोग होंगे उनको नहीं दिया जाएगा, ओनली बिजनेस क्लास या मर्चेंट क्लास या फिर बनिया क्लास जो होगी उनको ही खाली राइट टू वोट दिया जाएगा, प्रिंस को दिया जाएगा, किंग को दिया जाएगा, क्वीन को दिया जाएगा, रॉयल फैमिलीज को दिया जाएगा, या फिर द अपर कास्ट सोसाइटी उनको दिया जाएगा, ऐसे करके रेस्ट्रिक्शन थे। बट आफ्टर आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस एंड वी फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन Dr. Baba Saheb Ambedkar has given the equal voting right to adult of our nation। तो यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया था कि हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस से पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में प्रोविजंस थे, राइट टू वोट का प्रोविजन था, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ था। और जैसे ही हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला हमने वो रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए और इक्वल वोटिंग राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन बना दिया। आगे देखो, all such provisions were cancelled after independence and the Indian constitution guaranteed adult suffrage। adult suffrage का मतलब क्या होता है, adult voting right, जितने भी adult हैं उन सबको voting right दी गई हमारे constitution के द्वारा, by giving the right to vote equally to both men and women above the age of 21। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस के टाइम यानी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और उस टाइम जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम में एज कितनी थी 21, लेकिन अब एज कितनी है 18 ईयर्स। तो ये क्या क्यों इन्फेक्ट किया गया, क्यों 18 ईयर्स किया गया, इसका आगे स्टडी करते हैं। द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 विच गेव, अंडरलाइन द फर्स्ट पॉइंट। देखो आपका इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या पड़ा,
which gave the opportunity of the political participation to the young generation in India। इससे ये हुआ कि हमारे इंडिया की जो यंग जनरेशन, जो यूथ जनरेशन थी, उसको एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन मिला इंडियन पॉलिटिकल में डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का। यानी जैसे एक एग्जाम्पल है, जो 18 प्लस हो जाते हैं वो मैच्योर्ड होते सोचने के लिए, और एक मेच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर, तो वो अपना आइडियाज़ के हिसाब से या अपनी सोच के हिसाब से वोट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा जब हमने हमारी वोटिंग एज जो थी वो 21 से 18 ईयर्स पे ले ली। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट गेव अपॉर्चुनिटी टू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यूथ जनरेशन और द यंग जनरेशन इन इंडिया। सेकेंड, सच प्रोविजन हैज मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसने इंडिया को, एक सेकेंड, इस प्रोविजन ने, सच प्रोविजन हैज मेड द इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। मतलब इस प्रोविजन के बाद पहला पॉइंट क्या था कि हमारे यूथ जनरेशन को बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन मिला, और दूसरा पॉइंट ये रहा कि इसके बाद हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी थी वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गई। द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ वोटर कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया की पॉपुलेशन भी जिस हिसाब से ज़्यादा है, उस हिसाब से इंडिया के जो वोटिंग मेंबर्स हैं, यानी जो 18 प्लस के लोग हैं, वो भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, लार्जर नहीं है, लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब इससे आगे कोई है ही नहीं। कौन सी कंट्री में? डेमोक्रेटिक नेशन। अब आप सोचते रहोगे सर चाइना में तो ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। दिस चेंज इज नॉट ओनली द क्वांटिटेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है? ये चेंज सिर्फ क्वांटिटी यानी नंबर बढ़ाया नहीं, सिर्फ लोगों के नंबर नहीं बढ़ाए, बट क्वालिटेटिव एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे कंट्री के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और उसमें यंग पार्टिसिपेशन, जो यंग जवान लोग थे, यानी यंग लड़के या लड़की, जो मेन या वुमेन जो थे, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट लेने लग गए। जिससे ये हुआ कि हमारे कंट्री में सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी नंबर नहीं बढ़े सिर्फ, लेकिन एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार यानी क्वालिटेटिव चेंजेस भी डेमोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर दिखने लगा। एंड दिस parties represent various expectations of the people and compete in the political sphere। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, जो नए आइडियाज़, नई सोच के साथ आई थी, नए व्यूज़ के साथ आई थी, ये अलग अलग सोसाइटी और अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोगों के आइडियाज़ या फिर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट, उसको रिप्रेजेंट करते थे, और उसके थ्रू जो जो चेंजेस उनको लाना चाहिए था, और वो चीज़ें आज हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हो रहा है। जैसे आप देखे रहेंगे कि when the India get independence, at that time there was only the single largest political party was Indian National Congress। उसके बाद जनता संघ आया, जनता संघ के बाद जनता पार्टी फॉर्म हुआ, आज वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन चुकी है। उसके बाद आज हमारे पास इंडिया के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्टीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे इलेक्शंस लड़ते हैं। उसके बाद देयर वर टोटल मोर देन 150 प्लस रीजनल पार्टीज़ हैं, 150 से ज़्यादा हमारे पास रीजनल पार्टीज़ है। और ऐसे छोटी मोटी जो मतलब लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट में जो लड़ती है, वो कम से कम हमारे पास 1000 प्लस पार्टीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस किए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए एज को लेके, उसके बाद बहुत सी न्यू पार्टी इमर्ज हुई जिन्होंने अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस को रिप्रेजेंट किया, और उसको एक्सपेक्टेशन, जो पीपल की एक्सपेक्टेशन थी उन पार्टीज से, वो एक्सपेक्टेशन उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट किया, जिससे ये हुआ कि गवर्नमेंट को उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में बहुत ही एक ईजी तरीका मिला। और ये बेनिफिट था वोटिंग एज को 21 साल से लेके 18 साल में कम करने के लिए। So hope you understand the 2 points of the democracy, that is a political maturity, and second one is the right to vote. In the next class we will study the decentralization of democracy and RTI, and we will move to the social justice.